नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल मुनाफे वाला मंडे रिजल्ट स्पेशल। नतीजों की हो चुकी है शुरुआत और क्यों ना नतीजों से पहले ही रणनीति बनाई जाए कि किन स्टॉक्स में आपको खरीदारी करनी है रिजल्ट से पहले, रिजल्ट्स के आधार पर, और किन शेयरों को आपको छोड़ना है। तो यही खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज मुनाफे वाले मंडे में, और मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, पूजा और सुमित हमारे साथ हैं, जो आपको बताएंगे चार ऐसे स्टॉक्स जो कि फोकस में रहेंगे अर्निंग्स के हिसाब से। अर्निंग्स कैसे आ सकते हैं ये एक्सपेक्टेशंस बताएंगे, और साथ ही अविनाश आज के एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे जो बताएंगे कि नतीजों से पहले ये स्टॉक आपको खरीदने हैं, बेचने हैं या फिर दूर रहना है। तो नतीजों की तैयारी कीजिए जी बिजनेस के साथ मुनाफे वाले मंडे में रिजल्ट स्पेशल के साथ। सभी का स्वागत है इस खास शो में। सुमित, 8 कंपनियां आपने चुनी और अब तक जो टीसीएस, एचयूएल जो 2 बड़े नतीजे आए हैं, भले ही इन लाइन विद एस्टिमेट्स हो, लेकिन पैसा बना नहीं ट्रेडर्स का, जिन्होंने भी तेजी की तरफ पोजीशंस बनाई होंगी। तो 8 जो कंपनियां आपने चुनी है इस हफ्ते के लिए, मोरलेस कैसे एक्सपेक्टेशंस अर्निंग्स को लेकर? दीपाली, मिला जुला एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं, क्योंकि कुछ नंबर्स है, रिलायंस के नंबर इस हफ्ते आने वाले हैं, तो रिलायंस के नंबर्स ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है मार्केट में। बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स आ रहे नहीं है, रिलायंस 2-3 दिन से चल रहा है, तो अब शायद इसको मार्केट पहले से भुना के रखेगा। एचडीएफसी बैंक ये अब तक डिस्काउंटेड नहीं है, तो शायद इसको पहले बाजार डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। अल्ट्राटेक के डिस्काउंटेड नहीं है, माइंट्री के डिस्काउंटेड नहीं है, तो ये वो नंबर इनको शायद मार्केट पहले से अब डिस्काउंट करना शुरू करेगा, लेकिन उनके ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, रिलायंस के, टीसीएस के, एचयूएल के। तो इस लिहाज से देखना हो कि इनको पहले डिस्काउंट कर रखा है कि इनको डिस्काउंट करने वाला है। ठीक है, तो हम पहले ही स्ट्रैटेजी बनाएंगे और इसीलिए हम ये शो लेकर भी आए हैं। तो आप ही शुरुआत कीजिए सुमित, पहला स्टॉक कौन सा है? देखिए, शुरुआत ही मैं चलिए रिलायंस के साथ ही कर देता हूं। सबसे बड़ी कंपनी जिसके नतीजे आने वाले हैं, और ये नंबर जो है वेडनेसडे को आएंगे। इस तिमाही के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रिलायंस के ऑयल एंड गैस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कोई फेरबदल नहीं होगा। अगर इनको एक्सपोर्ट से इनकम बढ़ेगी, क्योंकि डॉलर मजबूत हुआ है, तो इनको हायर इंटरेस्ट आउटगो भी देना पड़ेगा, जो कि विदेशी कर्ज के लिए भरेंगे। तो इसलिए विदेश से आने वाली इनकम में तो बहुत फर्क नहीं पड़ना, डॉलर रुपये के रेवेन्यू का इनको बहुत बेनिफिट नहीं है। पेट्रोल, ऑयल एंड गैस सेगमेंट में इनके पेट्रोकेमिकल बिजनेस अच्छा कर सकता है, लेकिन वहां पे एक रिफाइनरी शट डाउन था 2 हफ्ते के लिए, तो उसका एक इंपैक्ट रहेगा। अब बाकी कारोबार आता है, जिसके अंदर आता है इनका जियो का बिजनेस और रिटेल का बिजनेस। जियो के बिजनेस में इनके नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, वॉल्यूम इंप्रूव हो रहा है, लेकिन आरपू इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, मार्जिन थोड़े से हिट हो रहे हैं वहां पे। लेकिन रिटेल का बिजनेस कंट्रीब्यूशन जो है बाकी बिजनेस के अंदर वो और बढ़ता हुआ दिख रहा है, और आगे फेस्टिव डिमांड है, तो उससे पहले इन्वेंट्री पाइलअप भी हुआ है। तो अच्छे नंबर्स तो नहीं, लेकिन हाँ फ्लैट नंबर्स रिलायंस दे सकता है। इसमें ऑयल एंड गैस का बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं है, और टेलीकॉम थोड़ा बेटर करेगा और रिटेल सबसे बेटर करेगा। यानी मिले जुले नतीजे रह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ठीक है अविनाश, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है नतीजों से पहले? खरीदे स्टॉक को, छोड़ दें, और जिनके पास है ऑलरेडी वो क्या करें? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली रिलायंस इंटरेस्टिंग स्टॉक है। जिनके पास है वो होल्ड करे, कोई गिरावट अगर आती है दीपाली तो खरीदने का मौका होना चाहिए। हमको लग रहा है कि जैसे सुमित ने कहा, रिजल्ट्स थोड़े से मिले जुले ज़रूर रहेंगे, एटलीस्ट ऑयल एंड गैस फ्रंट पे, लेकिन जियो के नंबर्स हमको लग रहा है कि लगातार अच्छे आने की उम्मीद है। हालांकि आरपू में थोड़ी सी कमज़ोरी ज़रूर आई है, लेकिन मार्केट शेयर जैसे इन्होंने कैप्चर किया है, हमको लग रहा है कि मार्केट्स अभी ब्रॉडबैंड का जो बिज़नेस है उसके ऊपर अच्छी तरह से वॉच करेगी कि क्या नंबर्स आए हैं, कैसा ट्रैक्शन मिल रहा है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कोई कमजोरी आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमारा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का कॉल बाय है, और टारगेट प्राइस करीबन 1275 to 1300 है। ठीक है, तो खरीदारी की ही राह है। 1300 तक की टारगेट है अविनाश जी के रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो ये पहला स्टॉक है जहां पर अर्निंग्स के हिसाब से तेजी का ही व्यू है। पूजा, आप बताइए आपके पास पहला कौन सा स्टॉक है? जो अगला स्टॉक होगा वो होगा ऑटो स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प, और इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। यहाँ हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जो नंबर्स रहेंगे वो हल्के वीकर साइड पर रहेंगे। देखिए, काफ़ी सारे फैक्टर्स थे इस बार 2 व्हीलर कंपनी के लिए जो कि कहीं ना कहीं इस बार के नतीजों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। पहला तो ये था कि जिस तरह से क्रूड के ऑयल में बढ़त हुई है, फ्यूल कॉस्ट में बढ़त हुई है, उससे भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स वीक हुए हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट को लेकर भी जो खबरें आई थी उससे भी सेंटिमेंट्स थोड़े कमज़ोर हुए हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को लेकर भी कुछ दिक्कतें हुई हैं, एनबीएफसीज का जो इम्पैक्ट पड़ा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो ये जो 3-4 फैक्टर्स थे, इससे कहीं ना कहीं बिक्री इस बार ऑटो स्पेस में इम्पैक्ट हुई है। हीरो मोटोकॉर्प ने ज़रूर अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्राइस हाइक लिए थे। 1 अक्टूबर में हमने देखा था कि 900 रुपये का हाइक
हाइक भी लिया था, लेकिन वो इतनी ज्यादा तरीके से सबसे सब्सटेंशियली पास ऑन नहीं हुआ है कस्टमर्स पर, तो इस वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हम मार्जिन के फ्रंट पर देखने को मिल सकते हैं। रूरल स्पेस से थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलेगा इस बार कंपनी के बिक्री के आंकड़ों में, लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे वॉल्यूम्स के फ्रंट पर भी तो नंबर्स वीक ही दिखाई देंगे। 5.5% की ग्रोथ का हमारा अनुमान है, जो कि अगर इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे ये ग्रोथ 13.5% थी, यानी कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई थी हीरो मोटोकॉर्प के केस में पिछले कुछ क्वार्टर का अगर ट्रेंड देखें तो, लेकिन इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी वो वीकर साइड पर रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा नतीजों पर। मुनाफे में हमारा अनुमान है 9% की गिरावट देखने की उम्मीद है, जैसा कि बताया कि कुछ इनपुट कॉस्ट कंपनी की बढ़ी हुई रहेंगी और इसके अलावा टैक्स छूट भी खत्म हुई है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन में पड़ेगा। और हमारा जो अनुमान है उसके मुताबिक इस बार के जो मार्जिन नंबर्स रहेंगे वो 17% से गिरकर 15% के आसपास देखने को मिल सकते हैं और 5% की गिरावट एबिटा के फ्रंट पर रहेगी। बिक्री के केस में 7.5% की ग्रोथ जरूर है, लेकिन ये जो 3-4 फैक्टर्स हैं, कॉस्ट में जो बढ़त हुई है उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन और मुनाफे पर इम्पैक्ट पड़ेगा इस बार। तो नंबर्स बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे हीरो मोटोकॉर्प के केस में। ठीक है, मुनाफा भी गिर रहा है, एबिटा भी गिर रहा है, मार्जिन पर भी रह सकता है दबाव। अविनाश जी, क्या व्यू है आपका हीरो मोटो पर? दीपाली, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर ये स्टॉक एक मार्केट परफॉर्मर रहेगा और जैसे पूजा ने कहा मार्जिन्स पे डेफिनेटली इस बार नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का डिस्काउंटिंग अभी मार्केट्स में चल रहा है इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्जिन्स पे ज़रूर आएगा। आई थिंक एबिटा फ्रंट पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है कि ये क्वार्टर के बाद थोड़ी सी कमज़ोरी स्टॉक में आए। मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग की गुंजाइश नहीं है। तो नंबर्स कमजोर रह सकते हैं, नई खरीदारी नहीं करनी है, अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हैं, ये सजेशन है हीरो मोटोकॉर्प पर। सुमित, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आपने बताया मिले जुले रहेंगे अर्निंग्स, दूसरा नतीजा कौन सा रहेगा अहम? देखिए, अगले हफ्ते में, इस हफ्ते में इनफैक्ट जो नंबर आने उसमें एक माइंडट्री का नंबर क्रूशियल है। माइंडट्री मिड कैप आईटी स्पेस में ये नंबर होगा, जो कि शायद पहला नंबर होगा, साइंट और माइंडट्री, जिसके नंबर्स आने इस हफ्ते में। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 7.25% की ग्रोथ है और मुनाफे फ्रंट पे 27% की ग्रोथ है। ये पहले जो आईटी कंपनीज है बाकी उनमें 9-10% तक की मुनाफे में ग्रोथ आती है, इसकी 27% की ग्रोथ है। वजह साफ है कि इनके पास वेज हाइक नहीं है जो बाकी आईटी कंपनीज में है, ये वेज हाइक से दूर है इस बारी, इसलिए इनको एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्रॉस करेंसी का सबको 1.5 से 2 रादर 3% तक भी इंपैक्ट आया है, इनको क्रॉस करेंसी का बहुत कम इंपैक्ट है, 70 बेसिस पॉइंट के आसपास का, तो वो इनको एक बड़ा बेनिफिट देगा। डील पाइपलाइन इनकी स्ट्रांग है, रुपए डॉलर की इक्वेशन इनके फेवर में आई इस बारी और वेज हाइक ना होना भी इनको बेनिफिट देके गया है, इसलिए आईटी स्पेस में माइंडट्री एक अच्छे नंबर्स इस तिमाही में दे सकता है, यानी नतीजे अच्छे रह सकते हैं, अच्छे नंबर आएंगे। अविनाश जी, 27% मुनाफा बढ़ रहा है, डॉलर आए 4% बढ़ने की संभावना है, लेकिन टाटा एलेक्सी और टीसीएस के नतीजों के बाद स्टॉक्स का रिएक्शन देने के बाद ना थोड़ा सा डर है अभी इन्वेस्टर्स के मन में, ट्रेडर्स के मन में। आपकी सलाह क्या होगी, क्या करना चाहिए माइंडट्री में? नहीं, बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मिड साइज टायर 2 प्लेयर्स है, हमको लग रहा है कि माइंडट्री जैसे कंपनी में एक बात जो नोटिसेबल है ये कि इनके रिजल्ट्स में इस बार वेज इंक्रीज का इम्पैक्ट नहीं आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिछले क्वार्टर में जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, ऑर्डर पाइपलाइन बहुत ही स्ट्रांग है, रुपया का हेडविंड है, तो हमको लग रहा है कि डेफिनेटली अगर कंपनी 27% के नंबर्स डिक्लेयर करती है तो ये मेरे ख्याल से डेफिनेटली फ्रंट लाइन कंपनीज के हिसाब से तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। मेरे ख्याल से इस लेवल से तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है, खरीदने का एक अच्छा मौका है और मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के पहले इन्वेस्टर्स को इसको खरीदना चाहिए। खरीदने का अच्छा मौका है और नतीजों से पहले खरीदना चाहिए। ये अविनाश जी की ओर से भी थप्पा लग चुका है और सुमित तो कह रहे हैं कि नंबर्स दमदार आ सकते हैं माइंडट्री के। पूजा, आप बताइए हीरो मोटोकॉर्प के बाद। हीरो मोटोकॉर्प के पास अभी माइंडट्री की बात की, वो मिड कैप स्पेस से थी, मेरे पास लार्ज कैप स्पेस से इन्फोसिस भी इसी हफ्ते अपने नंबर घोषित कर रही है। इनफैक्ट इन्फोसिस के कल इन्फोसिस अपने नंबर्स घोषित कर रही है और इन्फोसिस से मिले जुले नंबर्स का अनुमान है। देखिए, सबसे पहले तो इनके अच्छे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या इनके नंबर्स को सपोर्ट करेगी। इसमें तो ये कि देखिए रुपये में जिस तरह से डेप्रिसिएशन हो रहा है वो तो इसके लिए फायदेमंद रहेगा ही, और इसी को देखते हुए हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी जो अपनी गाइडेंस है वो बढ़ा सकती है। 6 से 8% की साल दर साल गाइडेंस ग्रोथ का हम अनुमान कर रहे हैं। Q1 काफी वीक
था कंपनी के लिए, लेकिन इस बार सीजनली भी अच्छा रहेगा और इनका जो बैंक एंड फाइनेंशियल सेगमेंट है, बीएफएस सेगमेंट है, उससे काफी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तो ये तो कुछ चीजें हैं जो कंपनी को के अच्छे पॉइंट्स हैं, नंबर्स को सपोर्ट करेंगी। लेकिन इस बार 15% का वेज हाइक भी लिया है इस क्वार्टर कंपनी ने, तो उससे कहीं ना कहीं एक मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। मुनाफे में हमारा अनुमान है 16% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मार्जिन के जो नंबर्स रहेंगे उसमें 19% की ग्रोथ है। अगर ये वेज हाइक ना होता तो और अच्छी ग्रोथ इस बार मार्जिन के फ्रंट पर हम एक्सपेक्ट कर सकते थे और आय में 6.5% की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। मिले जुले नंबर्स कह सकते हैं। गाइडेंस इस बार काफी इंपॉर्टेंट होगी। जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करी 6 से 8% का, अगर उससे कम आता है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा इन्फोसिस के लिए। अविनाश जी, आपकी राय क्या है नतीजों से पहले इन्फोसिस पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स ने जो खराब नंबर्स की उम्मीद पहले थी उसके हिसाब से प्राइस ने काफ़ी नेगेटिव्स डिस्काउंट कर चुका है। और हम समझते हैं कि वेज हाइक आने के बावजूद एबिटा का जो ग्रोथ रहेगा दीपाली, वो सीक्वेंशियली काफ़ी अच्छा रहेगा, 11 से 12%। और बॉटम लाइन हमारा हिसाब है कम से कम 13 से 14% कंपनी ग्रोथ रिकॉर्ड करेगी। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से खरीदना चाहिए। आई थिंक इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होगा। होपफुली अगर डॉलर गाइडेंस कंपनी थोड़ी सी अपग्रेड करती है तो डेफिनेटली स्टॉक को एक काफ़ी अच्छा अपग्रेड और सेंटिमेंटल बूस्ट मिलेगा। तो हमारे हिसाब से 850-900 का टारगेट साल भर के लिए डेफिनेटली एज्यूम करके हम जा सकते हैं। हमारे साथ सुमित और पूजा मौजूद हैं और साथ ही अविनाश गोरखसाकर हैं जो बता रहे हैं आपको किन स्टॉक्स पर आपको करना क्या है। 4 स्टॉक्स पर हमने की चर्चा, अब बाकी 4 शेयर्स पर भी राय ले लेते हैं। बताइए सुमित, आपने बताया माइंडट्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, तीसरा स्टॉक कौन सा है? दीपाली, मेरी तरफ से तीसरा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स भी इसी वीक आने हैं। जो अनुमान है वो करीब 20% मुनाफे का है और 19.5% के आसपास एनआई बढ़ सकता है इस तिमाही में। प्रोविजनिंग फ्रंट पे सीक्वेंशियली इनकी प्रोविजनिंग बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 5% के आसपास इनकी प्रोविजनिंग सीक्वेंशियली बढ़ सकती है और सालाना आधार पर करीब 16% के आसपास प्रोविजनिंग बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक क्रूशियल चीज ये कि इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो स्टेबल रही है पिछले कई तिमाही से, तो इस बार भी स्टेबल एसेट क्वालिटी के आसपास ही नंबर आएंगे और लोन बुक में करीब 24% की ग्रोथ आएगी। क्योंकि जो पिछले नंबर आए थे बंधन बैंक के, उन्होंने एक आउट परफॉर्मेंस दी थी लोन बुक के फ्रंट पे, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये भी आउट परफॉर्मेंस दे लोन बुक के फ्रंट पे सरकारी बैंकों की सिचुएशन खराब होने के बाद। इस लिहाज से भी देखना होगा क्योंकि अभी तक पूरा फैक्टर इन नहीं हुआ है जो आखिरी में बॉन्ड यील्ड का इंपैक्ट आया है, तो वो शायद अगली तिमाही में आएगा, लेकिन इस तिमाही के नंबर्स इनके बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, तो एचडीएफसी बैंक नंबर्स मतलब ठीक रह सकते हैं? जी ठीक है। अविनाश, आपका व्यू क्या है एचडीएफसी बैंक पर? खरीद ले क्या नतीजों से पहले? नहीं, मुझे लग रहा है कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे दीपाली, बहुत लोन बुक ग्रोथ फ्रंट पे और एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एचडीएफसी बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 18 से 20% CAGR ग्रोथ उन्होंने प्रॉफिट का मेंटेन किया है, वो इस क्वार्टर में भी मेंटेन करेंगे। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत बैंक को रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में भी लोन बुक बढ़ाने में। और होपफुली बॉन्ड यील्ड्स का जो इशू है वो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स ने प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है, तो इस लेवल से ज़रूर खरीदने का एक मौका बनता है। बहुत शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये खरीदने का एक मौका है। करीबन 2050-2100 का टारगेट लेके इसको खरीदना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक खरीदने की ही सलाह है विनाश की ओर से नंबर से पहले, और जो लक्ष्य है वो 2100 रुपए का है। पूजा, आप बताइए कौन सा स्टॉक? अगला स्टॉक होगा एसीसी। और एसीसी के केस में तो पिछले क्वार्टर भी ऐसा था कि जो एक्सपेक्ट किया था उसका उल्टा ही नंबर्स आए थे। काफी अच्छे नंबर्स एसीसी के फ्रंट पर देखने को मिले थे। एसीसी और अंबुजा दोनों के ही केस में काफी अच्छे नंबर्स आए थे। इस बार मार्जिन के फ्रंट पर हम उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा दबाव जरूर रहेगा, क्योंकि क्रूड के दाम में जो बढ़त हुई है, फ्यूल कॉस्ट कंपनी काफी ज्यादा बढ़े हैं, उससे इस बार हम अनुमान कर रहे थे कि एसीसी जैसे कंपनियों के मार्जिन पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इनके जो नंबर्स आएंगे उसमें। मार्जिन में हम उम्मीद कर रहे हैं 13.3%, ये पिछले साल का फिगर था। इस बार फ्लैट या उससे कम ही रहेंगे, 13% के आसपास के ही मार्जिन फिगर देखने को मिल सकते हैं। जो फायदा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलेगा वो लो बेस के कारण मिलेगा, क्योंकि पिछले साल जो बेस था, छोटा बेस था, तो उससे एक ग्रोथ जरूर दिखाई देगी। लेकिन रियलाइजेशन के फ्रंट पर, मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स हल्के वीक ही दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ 7 से 8% रहने का अनुमान है। इनका जो साउथ और नॉर्थ जो एरिया है वहां पे सीमेंट के दाम में बढ़त हुई है, कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। लेकिन ईस्ट एरिया में ज्यादा कुछ सीमेंट के दाम में बढ़त हुई नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं ऑफसेट करेगा कंपनी के नतीजों में। बाकी नजर रखनी होगी इस बार भी मार्जिन के नंबर्स में ही कि कितना इम्पैक्ट इस बार जो फ्यूल कॉस्ट बढ़ी है उस पर देखने को मिलता है। और एसीसी के साथ अल्ट्राटेक के भी नतीजे हैं इसी हफ्ते।
जी तो आपके पास है सुनो जी, तो मेरे आप पास। वो भी बता दीजिए, फिर एक साथ राय ले लेंगे अविनाश की। अल्ट्राटेक के केस में दीपाली नंबर्स मुनाफे फ्रंट पे अच्छे होंगे क्योंकि इनको जेपी एसोसिएट का जो कंसोलिडेशन था उसका बेनिफिट मिलेगा। पिछली बार जो जेपी एसोसिएट के नंबर्स थे वो नहीं थे शामिल, इस बार ही उसका बेनिफिट मिलने की वजह से इनके नंबर्स अच्छा आएंगे। बिक्री फ्रंट पे करीब 14-14.5% के आसपास ही ग्रोथ का अनुमान है। मार्जिन इनके फ्लैट टू नेगेटिव रहेंगे, कोल के प्राइसेस थोड़े से बढ़े हैं, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एबिटा भी बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होगा, 2 से 3% रहेगा, लेकिन हाँ मुनाफा जो है 14-14.5% बढ़ेगा क्योंकि अदर इनकम का हेड जो है वो इंप्रूव हो सकता है। ऑपरेशनल फ्रंट पे नंबर थोड़े वीक रहेंगे, अदरवाइज इनके नंबर्स ठीक ठाक आते हुए दिखाई पड़ेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ 17 से 20% के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है और जो फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी उससे इनके मार्जिन हिट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशंस है एसीसी और अल्ट्राटेक को लेकर, लेकिन पहले राय लेंगे एसीसी पर। अविनाश बताइए क्या व्यू है आपका? नंबर्स तो डिसेंट एक्सपेक्टेड है, क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे नतीजों से पहले? नहीं, मैं समझता हूं कि एसीसी का नंबर वाई बेसिस पे ज़रूर अच्छा आएगा, लेकिन अगर हम सीक्वेंशियल नंबर देखें दीपाली तो कंपेयर टू Q1 Q2 थोड़ा सा नरम आ सकता है, क्योंकि हमको भी लग रहा है कि फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण मार्जिन में थोड़ा दबाव ज़रूर आ सकेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। नतीजे आने के बाद जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री रहेगी, इसके बाद ही मेरे ख्याल से आगे का रोड मैप क्लियर होगा। तो फ्रेश बाइंग डेफिनेटली मैं एसीसी में करने की राय नहीं दूंगा। ठीक है, नतीजों से पहले खरीदना नहीं है एसीसी, अगर आपके पास है तो रखें। जैसे कि अविनाश ने भी कहा कि जो कमेंट्री होगी मैनेजमेंट की ओर से वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो कोई तेजी की पोजीशंस आप ना बनाएं एसीसी में। अल्ट्राटेक पर भी सिमिलर व्यू है या फिर कोई और राय है आपके अविनाश? नहीं, मुझे लग रहा है कि अल्ट्राटेक में भी हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रहेगा 18-19% का, लेकिन मार्जिन्स में काफ़ी दबाव देखने की पॉसिबिलिटी है। हमको लग रहा है यहाँ पे भी दीपाली इट इज़ बेटर टू वेट एंड वॉच, क्योंकि सीमेंट कंपनीज में जो मैनेजमेंट कमेंट्री और आगे का जो वॉल्यूम ग्रोथ का जो गाइडेंस होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस भाव से हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी बढ़त पॉसिबल लग रही है। अच्छा, मौजूदा स्तरों से बहुत तेजी बनेगी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अविनाश भी ये मानते हैं जो पूजा बता रही थी कि वॉल्यूम ग्रोथ तो आ सकती है 20% के आसपास की, लेकिन मार्जिन्स वहां पर दबाव दिख सकता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट और एसीसी दोनों में ही राय है अविनाश की कि आपको खरीदने नहीं है ये स्टॉक्स नतीजों से पहले, तो ये सजेशन है। आखिरी स्टॉक जो आज का है वो पूजा के पास है, बताइए पूजा कौन सा स्टॉक है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हेवल्स है अगला स्टॉक, और यहाँ पे रुपए में जो कमजोरी आई है उसका उसकी वजह से एक असर पड़ सकता है कंपनी के मार्जिन में। 14.5% के मार्जिन के नंबर्स थे पिछले साल, इस बार 13% के आसपास के नंबर्स ये देखने को मिल सकता है। तो मार्जिन के फ्रंट पर दबाव रहेगा, और जो चीजें वो ये है कि महंगी इन्वेंट्री के चलते भी इस बार मार्जिन पर असर देखने को मिल सकता है। और लाइटिंग स्विच गियर इनका अगर कुछ सेगमेंट की बात करेंगे, जैसे लाइटिंग सेगमेंट हो गया, स्विच गियर हो गया, वहां पर 12% की ग्रोथ ही केवल देखने का अनुमान है। डिमांड भी कमजोरी रही है, कीमतों में बढ़ोतरी से थोड़ा बहुत ऑफसेट जरूर होता दिखाई दिया है, लेकिन ये जो तिमाही ओवरऑल रही है काफी सुस्त तिमाही रही है हेवल्स के केस में, और लॉयड से भी ज्यादा कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन इस बार देखा नहीं गया है। आय में हमारा अनुमान है 12.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, मुनाफे में मामूली 3.5% की ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। आने वाले समय में इनका एसी और कंप्रेसर पर जो ड्यूटी बढ़ाई है उससे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इनके बिक्री पर, इस पर नजर रहेगी। तो यानी आने वाले समय में कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी, और रुपए में जो कमजोरी आई है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले क्वार्टर में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा हेवल्स के केस में। इनफैक्ट दीपाली एक चीज क्रूशियल है हेवल्स के केस में, लॉयड का बिजनेस जो इनका एसी बिजनेस है वो सीजनल नहीं है अब, क्योंकि वो लास्ट क्वार्टर में इसकी एसी की डिमांड नहीं आती है। इस क्वार्टर में इनके नंबर्स में जो इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस में फैन लाइट्स है वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना अगले क्वार्टर में आएगा। अगले क्वार्टर में दिवाली से पहले के एक्यूमुलेशन है, फेस्टिव से पहले एक्यूमुलेशन जो होता है वो आना शुरू हो जाएगा, उसकी सेल्स का इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो लास्ट क्वार्टर में इम्पैक्ट गया एसी का, अगले क्वार्टर में इम्पैक्ट जाएगा लाइटिंग का। ये क्वार्टर थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा, और सबड्यूड के बीच में नंबर्स में ये मुनाफा 3-3.5% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन हेवल्स के लिए दो चीजें और इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि पिछली बार के डेफिनेटली नंबर्स अच्छे थे, और नंबर्स के बाद ये स्टॉक लगातार दौड़ा था, 750 तक के हाईज इसने छुए थे, उसके बाद ये काफी करेक्ट हो चुका है, तो भाव से बहुत आकर्षक है। और दूसरी बात ये, इनफैक्ट अविनाश आप ही राय दीजिए, एक तो बताइए नंबर्स नतीजों से पहले क्या हेवल्स खरीदना है फिर, दूसरा नहीं अगर नंबर्स को भी हटा के देखिए ओवरऑल अगर लंबी अवधि का व्यू हो तो क्या ये खरीदना चाहिए, स्पेशली इस भाव पर, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई, सीएलएसए ने इनफैक्ट हाल ही में टारगेट बढ़ाए हैं इस पर, और 650 से बढ़ाकर सीधे 710 किए हैं। तो दो राय दीजिए, एक तो नतीजों से पहले क्या करना है, और उसके अलावा आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है हेवल्स पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि नतीजे तो मेरे ख्याल से प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, प्राइस काफ़ी ऊपरी लेवल से गिर चुका है, और नतीजे थोड़े से मिले जुले रहेंगे।
वीक रूपी और जो वीक डिमांड है उसका इम्पैक्ट आपको इस क्वार्टर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस क्वार्टर के नंबर्स कोई बड़े अच्छे आएंगे ऐसी उम्मीद मार्केट्स देख नहीं रहा है, लेकिन आने वाला क्वार्टर शायद डेफिनेटली अच्छा हो। आई मीन होपफुली फेस्टिवल मंथ का जो इम्पैक्ट है प्लस जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी नए प्रोडक्ट्स पे, स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एसी बिजनेस को लेके, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आकर्षक प्राइस है। अगर थोड़ा और गिरता है तो लंबी अवधि के लिए जरूर खरीदना चाहिए। हमारे ख्याल से अगर साल भर का नजरिया है तो कम से कम 650 660 का टारगेट प्राइस लेके इसको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, नंबर्स थोड़े से सुस्त रह सकते हैं लेकिन इस भाव पर ये नंबर्स फैक्टर्ड इन है। लंबी अवधि के लिए खरीदे, 650 का लक्ष्य है हेवल्स पर, यह अविनाश जी की राय है। तो 8 स्टॉक्स पर आपको राय मिली कि नतीजों से पहले करना क्या है। उम्मीद करते हैं कि स्ट्रैटेजी आप नतीजों से पहले बना सके, उसमें इस शो ने आपकी जरूर मदद की होगी। शुक्रिया अविनाश जी आपका। पूजा और सुमित, आप दोनों का भी शुक्रिया ये रिसर्च लाने के लिए। इसी के साथ मुनाफे वाले मंडे यानी रिजल्ट स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।